नमस्कार, मैं हूं सौरभ। केवल 58 घंटे बाकी हैं और 58 घंटे बाद बिहार में ईवीएम मशीनें खुल जाएंगी और बिहार की जनता का मैंडेट उसमें बंद होने लगेगा। वोटिंग शुरू होने से पहले बिहार में बेचैनी बहुत है। नीतीश कुमार या तेजस्वी, किसकी बनेगी सरकार? नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको दिखा रहे हैं सीधे चुनावी ग्राउंड से बिहार का ओपिनियन पोल। इंडिया टीवी के 4 रिपोर्टर्स दिन रात बिहार में घूम रहे हैं और वोटरों से बात कर रहे हैं। देखिए। नीतीश कुमार फिर से होना चाहिए। स्थानीय मुद्दों में यहाँ आरजेडी का ही पल्ला ज्यादा भारी है। युवा लहर तेजस्वी ग्राउंड से बिहार का ओपिनियन पोल। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कितने वोट ट्रांसफर? क्या कहता है जातियों का समीकरण? अगड़े वोट किधर, पिछड़े वोट किधर? पिछड़ों में नरेंद्र मोदी का कितना असर? मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। महिलाओं में नीतीश की क्या पोजीशन? तेजस्वी की रैलियों में भीड़ से क्या तेजस्वी को होगा नुकसान? क्या मतदान से पहले मोहल्लों में मीटिंग होने लगी? दस लाख सरकारी नौकरियों का चारा क्या नीतीश कुमार को बना देगा बेचारा? पहले कैबिनेट में अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या यूथ पलट देगा बिहार की बाजी? बिहार देश का इकलौता राज्य है जहां स्टेट वाइज कोई करंट नहीं होता, फिर भी ये जोर का झटका देता है। जहां टोला बदलते ही पार्टी बदल जाती है, चुनावी लहर बदल जाती है, नेता के नारे पोस्टर बदल जाते हैं और घरों पर लगे झंडे बदल जाते हैं। बिहार को दूर बैठकर नहीं देखा जा सकता, बिहार को दिल्ली और नोएडा से नहीं समझा जा सकता। इसीलिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स बिहार के गांव और शहर की गली गली, डगर डगर तक पहुंचे ताकि बिहार की सही तस्वीर आप तक पहुंचा सके। कैमरे ने क्या देखा, रिपोर्टर्स ने क्या क्या पकड़ा, बिहार चुनाव के सबसे सटीक विश्लेषण के लिए देखिए बिहार के ग्राउंड जीरो से बिहार का ओपिनियन पोल। पिछड़ी जातियां बिहार के वोटरों का सबसे बड़ा हिस्सा है। करीब 51% वोटर पिछड़े वर्ग से आते हैं। सामान्य तौर पर कहें तो इन पिछड़े वर्गों में माइनस यादव, यानी यादव को छोड़कर बाकी पिछड़ी जातियां एनडीए के पक्ष में है। थोड़े बहुत कुशवाहा वोटर जरूर छिटक सकते हैं, लेकिन बाकी पिछड़ी जातियों की गोलबंदी मोदी नीतीश के साथ है। ओबीसी के अंदर ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग का तजुर्बा यादव राज में बहुत अच्छा नहीं रहा है। यह बात एनडीए के पक्ष में जा रही है। वैसे मेरी कोशिश थी कि बिहार में बिहार का मिजाज जानने के लिए बिहार के रंग में रंग कर बिहारी वोटर्स का मूड समझा जाए। तो बिहार के अलग अलग टोलों पर, कभी चाय की चुस्कियों पर, कभी लिट्टी चोखे के साथ, तो कभी दही चूड़े के स्वाद पर मैंने उनका मिजाज जानने की कोशिश की। और जो एक बात समझ पाई कि बिहार में चाहे शहरी वोटर हो या ग्रामीण वोटर हो, चाहे मध्यम वर्गीय वोटर हो या फिर गरीब मजदूर परिवार का वोटर हो, ऑन कैमरा सब आपसे ये जरूर बोलेंगे कि उनके इलाके में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या विकास अभी बाकी रह गया है जो होना चाहिए। लेकिन ऑफ कैमरा तो सब अब भी यही बात मानते हैं कि बिहार में जाति का असर तो अभी होगा। बिहार में घूमने के बाद 2 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए मुस्लिम और यादव खुलकर एक साथ आ रहे हैं और मुखर होकर नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि युवा 10 लाख के रोजगार के मुद्दे पर एक युवा और नए चेहरे को मौका देने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। लेकिन इस सब गणित में दलित और महादलित अभी भी यादव सरकार बनवाने के पक्ष में खुलकर नहीं बोल रहे हैं।
यानी अभी वो चाबी खुलना बाकी है। करीब 18 दिन से मैं बिहार में अलग अलग जगह पे जाकर चुनाव की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। इन 18 दिनों में मैंने 18 जिलों का दौरा किया है और हर तबके के लोगों से मैंने मुलाकात की है, हर समाज के लोगों के बीच जाके बैठा हूं, उनसे बात की है और चुनाव के बारे में उनका रुझान जाना है, उनके मन को टटोला है। और जो उनकी बातें हैं अनफिल्टर्ड इंडिया टीवी के जरिए आपने भी देखी है और एक ऐसा ओपिनियन हमें मिला है जिसमें कोई भी काट छाट नहीं है, 100% प्योर ओपिनियन है इन चुनावों को लेकर। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए उन्होंने धर्म नहीं देखा। नीतीश कुमार का दावा है कि विकास के काम करते हुए उन्होंने जाति नहीं देखी। क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से डायरेक्ट वोट ट्रांसफर भी होगा? ये जानने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर नीतीश चंद्र पटना के नवादपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के बीच पहुंचे। इस मोहल्ले में नीतीश कुमार ने हर घर नल हर घर जल योजना चलाई। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, बिहार चुनाव में इसकी भी चर्चा हो रही है। विपक्ष का आरोप ये रहा है कि इन योजनाओं का लाभ सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा है, लेकिन एनडीए का दावा है कि डबल इंजन की सरकार में अलग अलग योजनाओं के तहत लोगों के अकाउंट में पैसे गए हैं, अलग अलग योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है। लेकिन किसके दावे में दम है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना के फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में। ये महादलितों की बस्ती है, पासी जाति के लोग यहाँ काफ़ी संख्या में हैं और यहाँ के लोगों से हम बातचीत कर समझते हैं। यहाँ हमें घर दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा भी है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये घर आपका है? क्या नाम है आपका? अजीत कुमार चौधरी। अच्छा, ये इस इलाके में ज़्यादातर महादलित लोग हैं। तो ये बताइए कि ये जो घर मिला आपको, जो केंद्र सरकार की स्कीम है उसके तहत मिला? हाँ। अच्छा, नीतीश का। अच्छा, तो क्या लग रहा है इसका असर भी होगा चुनाव में? आप जब वोट डालने जाएंगे तो ये आपके मन में होगा? क्या? नीतीश के देंगे वोट। अच्छा, हाँ। इसलिए कि घर मिला है आपको? आपको हमको मिला अजीत कुमार चौधरी का। अच्छा, तो लेकिन विपक्ष तो ये कहता है कि जो सरकार की स्कीम है उसका राहत जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचा है। राहत पहुंचा है। पहुंचा है? अच्छा, क्या लग रहा है इस पर क्या होगा? अच्छा होगा। किसकी सरकार बनेगी? नीतीश की बनेगी। हाँ। और घरों में चलते हैं। ये घर किसका है? अरुण कुमार। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार चौधरी। अच्छा, तो ये किस स्कीम के तहत आपको घर मिला? प्रधानमंत्री योजना के तहत। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि चुनाव में क्या होगा, इन सब का भी असर है क्या? असर रहबे करेगा। असर रहबे करेगा। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ क्या होगा इस बार? बदलाव होगा या सरकार वही रहेगी? सरकार वही रहना चाहिए। हाँ, क्यों? विकास का काम हो रहा है। अच्छा, हुआ है? हो रहा है। और दूसरी योजनाओं के तहत भी क्या पैसे की बात जो कही गई कोरोना के समय में, या और स्कीम के तहत पैसे आए हैं? आए क्या? अंदर एक तंग गली दिखाई दे रही है, इसके अंदर हम चलते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हमें नजर आ रही हैं, इन महिलाओं से बातचीत करते हैं। मेरा ज्योति कुमारी नाम है। अच्छा, आपने कुछ मन बनाया है? राहत मिली आपको कि नहीं कुछ सरकार की योजनाओं का? हमको कुछ नहीं मिला अभी। नहीं मिला? नहीं। राशन आपको नहीं मिला? नहीं, हमको राशन ही नहीं अभी मिला है। दुखवा फॉर्म भरे नहीं मिला है, राशन कार्ड ही नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं मिला है। और आप लोग बताइए किसको राशन मिल रहा है? इसमें कोरोना के समय में राशन मिला? राशन कार्ड बने नहीं है। अच्छा, आपका भी राशन कार्ड नहीं बना? अभी राशन कार्ड कहाँ बना है? कहाँ भी अभी नहीं बना है। फार्म भरा है तभी कार्ड मिले। उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस मिलना था वो आप लोग को पहुँचा? नहीं, कहाँ पहुँचा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगेंद्र चौधरी है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो घर है आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिला है? जी हाँ, मिला था प्रधानमंत्री योजना के। और जो दूसरी योजनाएं सरकार की हैं उसकी तरफ से भी वो चीजें मिलती रही हैं? हाँ, सब चीज मिलते रहा है। अच्छा। विकास का काम बहुत ज्यादा हुआ है इनके राज्य में। अच्छा। थोड़ा सा खाली जो है ध्यान देना है बेरोजगार लोगों पर, आगे कुछ नहीं। हालांकि सरकार तो इन्हीं को बनेगा। हाँ, पक्का डेफिनेट मैं कहता हूँ कि सरकार इनको बनने जा रहा है। पटना से 125 किलोमीटर दूर शिवहर में पवन नारा ने ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। क्या खाते में पैसे आए तो वोट एनडीए को जाएगा? अगर मोदी ने घर दिया तो क्या बदले में वोट मिलेगा? अगर सिलेंडर दिया है तो क्या जीत का रिटर्न गिफ्ट मिलेगा? ये अब की बार कौन सी पार्टी का दबदबा लग रहा है? बस
इसके बाद कह रहे हैं जो मोदी का वोट चूक है। अगर गांव में जाइएगा तो 2 जात छोड़कर औरत लोग घुसिएगा तो औरत कह रहा है कि नहीं हमको नीतीश काम दिया है, काम दिया है, चावल फ्री दिया, रोटी के दाल दिया, पैखाना रोड पर से सिखा दिया, पैखाना दिया है, घर दिया है, किसान को 6,000 रुपये हमको भी दिया है, 8,000 रुपये हमारे खाता में दिया है, बोरिंग दिया है। तो आया है 6,000 खाते में आया? 8,000 आया है मेरा। 8,000 आया है। आपको बिजली है, कोयला लोग टाकता था, मट्टी पंपी सेट खत्म हो गया। सर आपका नाम क्या हुआ? संजीव कुमार सिंह। संजीव कुमार सिंह जी, पांडे जी से मुस्लिम सबसे पूछेंगे मुस्लिम यादव तो एकजुट दिख रहे हैं, बाकी भूमियार है, ब्राह्मण है, अति पिछड़ा है, वो कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है, क्या मन में आप अभी तक क्या समझ में आया आपको? वो जेडीयू भाजपा को दे रहा है। जेडीयू भाजपा को दे रहा है? दे रहा है गठबंधन में। अच्छा, गठबंधन में दे रहा है। तो किस बात से प्रभावित है? काम से प्रभावित है कि यादव राज आ जाएगा, इस बात का भी डर है? दोनों है। क्या है? काम पर भी है और उसका भी डर है। डर है? यादव राज आने का क्या डर है? डर नहीं रहता तो सरकारें बना लेती हूँ। क्या सर? अगर विकल्प रहता तो नीतीश जी गवर्नमेंट में नहीं आते। अच्छा। क्योंकि ऐसा कहीं नहीं देश में देखा जाता है जो इन बदलाव न हो, लेकिन यादव राज के डर से कोई ऑप्शन न होने के कारण नीतीश जी को लोग वोट दे रहे। अगर बीजेपी अकेले लड़ती तो 3/4 बहुमत से जीती। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुजीव कुमार। सुजीव कुमार जी, अब मुस्लिम यादव तो एक साथ नजर आ रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू के साथ कौन है? देखिए, सब नहीं है। जिससे सत्ता विरोधी चुनाव के स्टार्टिंग पीरियड में आरजेडी उतना मजबूत नहीं थी, लेकिन जो सत्ता विरोध जो एकदम रिजिड है, जो हम नीतीश को हराएं, वह तेजस्वी में जाके वोट शिफ्ट कर गया है। जहां से बीजेपी का कैंडिडेट है वहां पर उसको जीतने में टेंशन नहीं है, लेकिन जहां जेडीयू का कैंडिडेट है उसको जीतने के लिए छठी का दूध याद आ जाए। नीतीश जी से हम भी नाराज है ना। अच्छा, नीतीश जी से नाराज है? जी हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हाँ। लेकिन हम नीतीश जी से नाराज। अच्छा, मान लीजिए बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, नीतीश से नाराज है, वोट तो एक है। जी। दोनों साथ लड़ रहे हैं, बटन तो दबाना है। जी, दबाना। तो नाराजगी, इतनी नाराजगी है कि आप आरजेडी का दबाएंगे? जी नहीं, आरजेडी जो देखिए हमारे राज्य में यहाँ के जो काम करेगा ना उसी के हिसाब से उनको उसे करेंगे। क्या लालू यादव के बेटे तेजस्वी के लिए वोट देंगे? जी, अभी तो सोचे हैं कि उन्हीं को वोट देंगे, क्योंकि युवा सरकार बनाने जा रहे हैं सर। हाँ, तो इसलिए उनको वोट देंगे। बिहार के चौक चौराहों पर, गली मोहल्लों में अभी सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव की चर्चा है। लालू के बेटे की रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ये भीड़ लालू के MY समीकरण की वजह से है। मुस्लिम यादव समीकरण तेजस्वी को मुकाबले में तो ला सकता है, लेकिन जीत के लिए कुछ एडिशनल वोट चाहिए। इसी एडिशन के लिए तेजस्वी ने 10 लाख सरकारी नौकरियों वाला कार्ड खेला है। नौकरी का मुद्दा बिहार में ऐसा है जिस पर हर जाति, हर धर्म के युवा तेजस्वी से उम्मीद लगा रहे हैं। एक मौका हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बता दीजिए। एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाथ ऊपर करके बताइए। हमने संकल्प लिया है कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहला अगर मेरा कलम चलेगा, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल में मेरा अगर हस्ताक्षर होगा तो 10 लाख नौजवानों को आरजेडी की जीत की संभावनाओं ने बिहार में खलबली मचा दी है। खास तौर पर अगड़ी जातियों के वोटरों में जबरदस्त गोलबंदी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव की सभाओं में अच्छी भीड़ हो रही है। कहा जा रहा है कि ये भीड़ MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के मजबूत गठजोड़ का नतीजा है। इस भीड़ को देखकर आरजेडी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक काफ़ी उत्साहित हैं और वे बिहार की सत्ता में वापसी की उम्मीद भी कर रहे हैं। लेकिन ये भीड़ एक संदेश भी दे रही है। इस भीड़ को देखकर अति पिछड़ी जातियाँ गोलबंद हो रही हैं। कहा जाता है कि बिहार में यादवों का अति पिछड़ी जातियों के साथ सामाजिक रिश्ता बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा सवर्ण वोटर भी आरजेडी की वापसी की आहट को देखकर एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि सवर्ण वोटरों का बिखराव बिहार में लालू राज की वापसी की संभावना को और मजबूत बना सकता है।
यादव राज की संभावनाओं से अति पिछड़ा वर्ग और महादलित वोटर भी डरे सहमे हैं। नीतीश के राज में ईबीसी और महादलित वोटरों को सुविधाएं मिली हैं, जिसे वो खोना नहीं चाहते। 12% यादवों के हो गए और इधर आपको बता दें करीब 16% से ज्यादा मुस्लिम है, तो 16 और 12 तो करीब 28% जो ये वोट बनता है ये कंसोलिडेट होकर जाता है आरजेडी की तरफ, महागठबंधन की तरफ और लालू के नाम पे जाता है। लेकिन ओबीसी के अंदर बाकी और भी सब ग्रुप्स आते हैं, जिसमें आप कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं और साथ ही साथ बिहार में कई ऐसे वैश्य समाज के समुदाय हैं जो ओबीसी में आता है, ईबीसी में आता है। ये जो समाज है ये कंसोलिडेट जब होता है तो एक बड़ा वोट बैंक बनाता है और इनकी सबसे ज्यादा तादाद जो नजर आती है वो नजर आती है जो वैश्य समाज की, मैं कह रहा हूं जो ट्रेडर्स हैं उसमें, जो व्यापार करते हैं वो है अर्बन एरियाज में या शहरों में। और इनके अंदर ये जो कंसोलिडेशन है इन वोट का ये जाता है एनडीए और बीजेपी की ओर। तो ये जो वोट बैंक है बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसमें अगर बिखराव होगा भी तो कुछ एक % होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स की वजह से होगा या कैंडिडेट से नाराजगी की वजह से होगा। नहीं तो ये जो वोट है जिसमें ट्रेडर्स आते हैं ये जाएगा सीधे के सीधे एनडीए यानी कि बीजेपी के नाम पर। बिहार की जमीन पर आप घूमेंगे तो देखेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर एक नाराजगी है, लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी और उनकी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम अभी भी लोगों को प्रिय है और वो चाहते हैं इस तरह की स्कीम जारी रहें। ऐसे में वो वोट जिन्हें सीधा स्कीम का फायदा मिला है वो आरजेडी या महागठबंधन के पक्ष में पलट पाए, इस बात की संभावना काफी कम है। और दूसरी बात ये कि ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, बाकी सभी मतदाता अभी भी लालू राज की बात करते हैं और कहते हैं कि जंगल राज वापस नहीं चाहिए। यानी अब महागठबंधन को एमवाई से आगे किस समुदाय का साथ मिलता है वो देखना बड़ी बात होगी। नीतीश कुमार ने बिहार की जिन लड़कियों को साइकिलें दी वो लड़कियां अब वोट डालने की उम्र में पहुंच चुकी हैं। बिहार में शराबबंदी होने से महिलाओं में नीतीश की इमेज वैसे ही अच्छी है, लेकिन क्या ये जीत के लिए काफी है? बिहार में इस सवाल की पड़ताल ज्योति मिश्रा ने की। तो अपनी बाइक पर बिहार घूमते घूमते एक और तस्वीर जो बिहार चुनाव के दौरान साफ हो गई वो ये कि कास्ट पोलराइजेशन के अलावा जो एक और अहम फैक्टर रहने वाला है चुनावों में वो है महिला और युवा वोट बैंक का, जो कि 2/3 से ज्यादा आबादी है। वैसे नीतीश कुमार की एक सॉफ्ट और साइलेंट वोट बैंक मानी जाती है महिला वोटर्स, जो कि नीतीश कुमार के कई फैसलों से खुश हैं। जब मैंने कई महिलाओं से बातचीत की तो शराबबंदी के फैसले से वो खुश है, लेकिन इस बार नाराजगी इस बात से है कि अगर नीतीश कुमार ने शराबबंदी का फैसला लिया तो उतने ही अच्छे से उसे लागू क्यों नहीं करवाया। घर घर तक शराब की तस्करी की खबरें आती जाती हैं, तो ऐसे में इसे बेहतर ढंग से लागू करवाया जाए। वहीं दूसरी ओर महिला इस बात से भी खुश है कि अलग अलग वक्त पर, चाहे पंचायत वर्ग से लेकर सरकारी नौकरी के अलग अलग सेक्टर्स में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हैं। अगर महिला पुलिसकर्मियों की बात करें तो बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा महिला पुलिस वर्कर्स आपको नजर आएंगी। नीतीश कुमार अपनी हर रैली में 15 साल पहले के लालू राज की याद दिलाते हैं। मुख्यमंत्री के भाषण में जितना जिक्र अपने काम का होता है उससे ज्यादा टाइम वो लालू के परिवार को देते हैं। पहले बिहार की क्या बुरा हाल, बिहार का कितना बुरा हाल था, अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, विकास का दर न के बराबर था। हम लोगों ने हर चीज पर नियंत्रण किया और हमने शुरू से कहा कि न अपराध को बर्दाश्त कर सकते हैं, न भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कर सकते हैं, न सांप्रदायिकता को बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सीमित पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है, और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और पूरे बिहार के हर लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। नीतीश कुमार के आरोपों का जितना जवाब तेजस्वी नहीं देते उससे ज्यादा चिराग पासवान देते हैं। चिराग मुकाबले से बाहर समझे जा रहे हैं, लेकिन जेडीयू वाली सीटों पर वो नीतीश को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मुख्यमंत्री युवा विरोधी सोच वाला मुख्यमंत्री है, जिसने 15 साल में जात पात धर्म मजहब दलित को महादलित किया, पिछड़ा को
अति पिछड़ा किया। हिंदू मुस्लिम मगड़ा पिछड़ा सिर्फ जाति में बांटा। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। यहाँ से जाति व्यवस्था हटाने की बात करनी चाहिए और प्रदेश का मुख्यमंत्री जातियां बढ़ाने का काम करता है, भाइयों को बांटने का काम। वोटों का थोड़ा बहुत डिवीजन हर जाति में है, हर सीट पर है। पार्टी कोई भी हो, कैंडिडेट अगर अपनी जाति का हो तो वोटर का मन डोल जाता है। बिहार के इन चुनाव में कंफ्यूजन एक की वर्ड है, क्योंकि अब की बार मतदाताओं में गजब का कंफ्यूजन देखा जा रहा है। कंफ्यूजन ये कि नीतीश कुमार से नाराजगी है, लेकिन मोदी और उसकी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से मोहब्बत है। वहीं दूसरा कंफ्यूजन चिराग पासवान ने पैदा किया है, जो मोदी के पक्ष में वोट की बात तो करते हैं लेकिन नीतीश का विरोध करते हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की बात तो अच्छी लगती है, लेकिन वो नीतीश कुमार को वोट नहीं देना चाहते और बीजेपी को वोट देने का उनके पास विकल्प नहीं है। बिहार चुनाव के कुछ समीकरण सामने आ चुके हैं। कई समीकरण अभी पर्दे के पीछे हैं। जीत और हार का मार्जिन बदलने के लिए वोटकटवा कैंडिडेट और वोटकटवा पार्टियां हर सीट पर एक्टिव हैं। वो नतीजे न बदल दें, इन पर सभी पार्टियों की नजर है। बिहार की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको हम बिहार के ही सीमांचल लेकर चलते हैं, जहां AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गरज रहे हैं। ओवैसी ने सीमांचल के लोगों से कैसे वोट की मांग की और उनके सबसे ज्यादा टारगेट पर कौन रहा, पूर्णिया की रिपोर्ट में देखिए। भाईजान का बिहार में सेकंड डे शो था। अपनी फेवरेट सियासी जमीन सीमांचल में पहुंचे थे। हम उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। पूर्णिया के अमौर विधानसभा में मंच सजा था। फेवरेट जगह, फेवरेट टॉपिक और फेवरेट विरोधी। भाईजान ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ ट्रिगर दबा दिया। आज मोहन भागवत RSS के चीफ कहते हैं कि CAA को गैर जरूरी मुसलमानों को परेशान और गलत बयान कर दिया गया। मोहन भागवत, हम कोई बड़े दिमाग लिया है, हम समझ सकते हैं, हम जानते हैं कि तुम्हारी साजिश यही है कि CAA NPR को इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों को, भारत के दलितों को, भारत के आदिवासियों को, भारत के उन गरीबों को जिनके पास कागज भी, उनको परेशान किया जाए। और मुझे गुस्सा इस बात का आता है, अफसोस इस बात का होता है कि जब हमारे सीमांचल के इस इलाके में बसने वाले गयूर लोग हैं, चाहे वो गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, कोई हो, सीमांचल को बदनाम करने के लिए कहा गया घुसपैठी है। बताओ क्या तुम घुसपैठी हो? बताओ आप क्या घुसपैठी है? क्या भारत के बाइज़्ज़त शहरी नहीं है? तो बताइए, जब भारत के बाइज़्ज़त शहरी है, जब ये इन मुखालिफिन ने, जालिमों ने हमारे इलाके को घुसपैठी कहा, तो राजद कांग्रेस की जबानों पे क्या सांप सूंघ गया था। सीमांचल में ज्यादातर मुस्लिम वोट हैं, जिस पर ओवैसी दावा करते हैं, लिहाजा मुद्दा एकदम उनके मन का उठा है। CAA और NRC, जिसकी जद में सिर्फ बीजेपी और RSS नहीं थी, JDU, RJD, कांग्रेस सबको लपेट लिया। नीतीश कुमार तो टाटा होने वाले हैं। नीतीश कुमार अब नहीं, नीतीश कुमार घर में बैठने वाले हैं। मगर ये बात बताइए कि पूरे बिहार में आपने NRC NPR के खिलाफ एहतजाज किया था? फिर भी किया था ना? कितनों ने किया था? हाथ उठाइए NPR NRC पर। और आदमी सारे क्या राजद ने, कांग्रेस ने आवाज उठाई थी NPR NRC के खिलाफ? नहीं उठाई थी क्या? JDU तो मोदी के गोद में बैठे दूध पीते हुए। सीमांचल में ओवैसी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की जुगत में है। वो जानते हैं कि यही एक इलाका है जहां वो अपनी सियासी पतंग उड़ा सकते हैं, इसलिए हर दाम, हर कुर्बानी को तैयार है ओवैसी। 4 काम बड़े अहम हैं। एक तो हर एक आदमी तक सड़क, बाढ़ से निजात, फ्लड आएगा तो मुआवजा मिलेगा, बच्चियों के लिए स्कूल और डिग्री कॉलेज, कारखानों की दावत देना, कारखानों को गवर्नमेंट को बोलकर यहाँ पर कायम कराना, और अस्पताल में सही अस्पताल हो ताकि उसमें डॉक्टर हो, दवाएं हो। ये 4 काम करने
बढ़ाने के लिए ये 4 काम हम करेंगे। इसके लिए हमको चांद पर जाकर खाक नहीं लाना है। यहाँ जिस किसी की हुकूमत बनेगी, जो कोई भी पटना में बैठेगा, हम उसको चैन से बैठने नहीं देंगे। और अगर इंसाफ नहीं होगा तो याद रखो, अगर मुख्यमंत्री इंशाअल्लाह उपेंद्र कुशवाहा भी बन जाएंगे, और अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के लाखों लोगों को लेकर पटना जाकर बैठ जाएगा। जब तुमको सीमांचल से इंसाफ करना पड़ेगा। हैदराबाद से शनिवार को ही असदुद्दीन ओवैसी बिहार पहुंचे थे और बिहार की जमीन पर कदम रखते ही 3 पार्टियों पर अटैक किया था। सबसे पहले हमला बीजेपी पर। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि बीजेपी से बिहार को बचा लीजिए। ओवैसी का दूसरा अटैक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हुआ। नीतीश कुमार नाकाम साबित हुए। अब नीतीश कुमार कुछ नहीं कर सकते। नीतीश कुमार रिटायरमेंट की जिंदगी। और तीसरा हमला आरजेडी पर किया। आरजेडी के 15 साल आपने देख लिया, नीतीश बीजेपी के 15 साल आपने देख लिया। ओवैसी की पार्टी की वैसे तो बिहार में कोई हैसियत नहीं और उनकी इमेज भी वोट काटने वालों की है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए एमडीके का फॉर्मूला बनाया है। एमडीके क्या है, इसे गौर से समझिए। एम यानी मुसलमान, डी यानी दलित और के यानी कुशवाहा। बिहार में ओवैसी की पार्टी AIMIM, मायावती की BSP और उपेंद्र कुशवाहा की RLSP के साथ गठबंधन में है। इस गठबंधन का फॉर्मूला देखिए। ओवैसी की नजर मुसलमान वोटों पर है, मायावती बिहार में दलितों के वोट देख रही हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLSP कुशवाहा वोट पर नजर गड़ाए हुए है। यानी ओवैसी समेत 3 नेताओं ने अपना अपना कोटा संभाला हुआ है। ओवैसी मुसलमान वोटों को खींचना चाहते हैं, जो बिहार में JDU और RJD 2 खेमों में बटा हुआ रहता है। क्या ओवैसी दोनों दलों को ये नुकसान पहुंचा पाएंगे? 10 लाख और 19 लाख नौकरियों के वादों पर देखिए ओवैसी ने क्या कहा। आरजेडी 10 लाख तो मोदी ने कहा मैं 19 लाख। मोदी वो 1 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ गया, वो तो दे दो बिहार को। 15 लाख का वादा किया, 15 लाख है, 15 लाख नहीं आए। ओवैसी के निशाने पर दूसरे नंबर पर आए यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। और फिर मजमे का शोर सुनिए। ये बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बिहार को आए और बिहार को आकर उन्होंने बिहार को आया और बिहार को आकर उत्तर प्रदेश के योगी ने कहा, ओवैसी का नाम ले दिया। हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं कि भाई साहब, आपके ख्वाबों में हम क्यों नजर आते हैं? आपके ख्वाबों में हम क्यों आपको नजर आते? योगी बिहार को आए, अरे बिहार के बारे में बात करो, मगर नहीं पाकिस्तान और ओवैसी की बात कर रहे हैं। मायावती और उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर ओवैसी ने बिहार में डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया है। उनकी पार्टी 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार के किशनगंज विधानसभा सीट पर उनकी पार्टी ने उपचुनाव जीता था और अब उनकी उम्मीद उन 24 सीटों पर है जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। ओवैसी जानते हैं कि बिहार में वो अपने दम पर कोई कमाल नहीं कर सकते। हाँ, दूसरी पार्टियों को मुश्किल में जरूर डाल सकते हैं। बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है नीतीश कुमार को रिटायरमेंट होम में डालने वाली है। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके बिहार की जनता तक पहुँचा दीजिए कि नरेंद्र मोदी बिहार में बीजेपी को एक MLA को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आरजेडी और बीजेपी ने इस चुनाव में बड़े बड़े वादे किए हैं। लाखों नौकरियों के वादे किए जा रहे हैं। दोनों के वादों पर ओवैसी ने एक किस्सा सुनाया कि 10 लाख और 19 लाख हम अपने बचपने में एक लतीफा सुनते थे। 2 बड़े-बड़े ताकतवर लोग थे, दौलतमंद लोग थे। तो एक ने कहा कि मेरे दादा के पास इतनी जमीन थी कि नेपाल के बॉर्डर तक मेरे दादा की जमीन थी।
घर का एक कमरा इतना बड़ा था कि 2 एकड़ पर खाली कमरा था और उसने कहा कि मेरे दादा के पास इतनी बड़ी गली थी कि अगर कोई उस गली में चला जाता तो वापस आने तक वो बूढ़ा हो जाता। तो दूसरे ने कहा इतने लंबी छोड़ी, मुझे भी लंबी छोड़ना है। उसने कहा कि मेरे दादी के पास इतना बड़ा वो लंबा बम्बू है, अगर नेपाल में चांद दिखा तो मेरी दादी उस चांद को बम्बू से डालकर मेरे घर के सामने ला दादी का दिल नहीं लगता तो दादी तारों से खेलती थी। तो दूसरा छोड़ने वाला तो उसने कहा ये तो बता दे प्यारे कि तेरी दादी और बम्बू कहाँ रखती थी, तो उसने कहा कि तेरे दादा के गली में रखती। अब समझ लीजिए कि बिहार में चांद और तारे कौन दिखा रहा है। बिहार का चुनाव पहले ही बहुत उलझा हुआ है और अब ओवैसी के एमडीके वाली इक्वेशन ने इसे और ज्यादा उलझा कर रख दिया। बिहार चुनाव को लेकर आज उद्धव ठाकरे भी बोले। मौका था विजयदशमी के पर्व का, लेकिन निशाने पर रहे प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार। क्या कुछ कहा उद्धव ठाकरे ने, आपको दिखाएंगे डिटेल में, बस एक ब्रेक के बाद।